हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अवेयरनेस। इस अवेयरनेस में हम देख रहे हैं यूपीएससी द्वारा पूछे गए 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ है संडे को 16 जून को, तो उसका जो हम जीएस का जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं, आंसर के करने जा रहे हैं। ये आंसर की मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, तो इसमें हो सकता है कि 2 या 3% का एरर हो। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टेटमेंट, मतलब कथन एक कह रहा है साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। साहेल क्षेत्र जो है ये अफ्रीका का एक क्षेत्र है। कथन दो, हाल में ही साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुआ है। बिल्कुल हुआ है, जैसे नाइजर में हुआ है और माली में हुआ है, वहाँ पे जो फ्रांस के साथ भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये दोनों जो है वो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट जो है ये सही है, और इसका जो है आंसर जो है ए है। कथन एक और कथन दोनों सही है, तो कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करते हैं। देख लेते हैं आंसर की एक का, देख लीजिए ये है। फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दो, संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। कथन दो, भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर प्रतिषेध है। ये स्टेटमेंट सही है। जो जीएम क्रॉप्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो वो जो है जो बिना जो है सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना हम जो आयात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो सेकेंड रॉन्ग है, और स्टेटमेंट वन जो है सॉरी स्टेटमेंट सेकेंड सही है, हम नहीं कर सकते हैं। और स्टेटमेंट सेकेंड भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब मंगवाता है, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। तो इसका आंसर है जो कथन दो सही है, कथन एक गलत है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पीकर के बारे में है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो स्टेटमेंट एक क्या कहता है, वह पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथमत देने का हकदार नहीं होगा। इसमें जो है स्टेटमेंट वन जो है वो ये जो है सही है, बाद में की ये जो दोनों है वो गलत है। तो 3 का जो आंसर है केवल ए होगा। 3 का आंसर जो है केवल ए होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जब लोग भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वन, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है। ये जो है ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है। ये भी जो है ये कथन सही है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने से अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन होने पर व्यापगत हो जाता है। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, लैप्स नहीं होता है। तो इसका सो आंसर है ये बी हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। चलिए हम नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के छात्रावास के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आवश्यकता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है उसे परमिशन, तो उसकी जो रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, परामर्श की आवश्यकता होती है।
स्टेटमेंट 2 कहता है सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श से किया जाता है, ये भी सही है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 2 और 3। आंसर 2 और 3 हो जाएगा क्योंकि सही पूछ रहा है। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। कथन 1, हाल में ही यूरोपीय संसद ने नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। तो ये कथन जो है ये सही है। कथन 2, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 2040 नहीं 2050। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। हाल में ही वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। यह स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि वेनेजुएला पर बहुत ही जो है सैंक्शंस लगा है यूएसए ने, और जो है वो अपना ऑयल भी इंपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ये जो है गलत है। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है, ये कथन जो है सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख, तो जो भूमि का रजिस्ट्रेशन होता है, हम जो खरीदते हैं या बेचते हैं भूमि का, तो उसका ही जो इन टाइटल होता है उसका जो इसके बारे में, उसको आधुनिकीकरण के बारे में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। यह स्टेटमेंट सही है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति कैडस्ट्रल मानचित्र डिस्ट्रीकृत किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यांतरित करने की पहल की है। लिप्यांतरित मतलब होता है कि ट्रांसलेट, किसी भारतीय भाषा में उसको ट्रांसलेट या उपलब्ध होना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती। इसमें जो है ना, ये प्रसवोत्तर है, ये पोस्ट डिलीवरी जो है ये नहीं है इसमें शामिल। बिफोर डिलीवरी शामिल है, पोस्ट डिलीवरी शामिल है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट है। और स्टेटमेंट 2, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशेषताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है केवल 2, आंसर बी होगा ना का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSY योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष। इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं। इसमें ना 21 से 40 नहीं है, इसमें जो है 18 से 40। तो इसीलिए जो है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद रुपया 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।
देख लेते हैं इसको भी। और स्टेटमेंट 4 कहता है पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रों पर लागू होगी। तो ये जो स्टेटमेंट 4 है ये गलत है। यहाँ पे जो है पत्नी को तो मिल सकता है या पति को, लेकिन ये अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी ये नहीं लागू होता है। तो इसका आंसर है 2 और 3। इसका आंसर होगा बी। 10 का आंसर क्या है? बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में लिखित, ये अभी 2023 में ही बना है, जो है महिलाओं को जो है संसद में आरक्षण दिया गया है। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे? नहीं, ये गलत है। अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। देख लेते हैं एक बार इसको भी। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण का उपबंध है। 3 तो सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। ये 15 वर्ष के लिए है तो सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है। 2 और 3 आंसर 11 का सी हो जाएगा। 11 का आंसर सी है। उसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ये गलत है। ये भारत और बांग्लादेश की नहीं है, ये जो है भारत और श्रीलंका का है। भारत और श्रीलंका का है। श्रीलंका। इसका प्रारंभ पुणे में हुआ था, ये स्टेटमेंट सही है। आतंकवादी विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया द्वारा इस अभियान का एक लक्ष्य था, ये भी सही है। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। तो 2, 3, 4 सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 12 का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है? ये कहता है किसी सरकारी अधिकारी को से किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए, ये तो नहीं है। संसद विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, तो नहीं है। मद्य निषेध मतलब वो जो ड्रिंकिंग बैन रहता है अल्कोहल, उसके लिए है। ऑप्शन सी, निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। देख लेते हैं इसको। सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए। इसका आंसर है जो सी होगा, एडी राउंड। तो 13 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। नहीं, ये गलत है। ये प्रेसिडेंट करता है। ये जो है प्रेसिडेंट करता है। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं कि वह दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। यह सही है। तो कौन सा सही पूछ रहा है? तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री की ओर से थोड़ी रहते हैं, वे तो भारत सरकार की ओर से रखते हैं ना। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत है। स्टेटमेंट 1 नीचे गलत है। केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना आंदोलनों की मांग नहीं किया सकते। स्टेटमेंट ये जो है 2 सही है। तो इसका आंसर है जो केवल बी, केवल 2 सही है, कथन 1 गलत। 16 नंबर क्वेश्चन लेंगे। द इंडिया वे और व्हाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक कौन है? तो इसका जो है डी है, सुब्रमण्यम शंकर, जो भारत के भी फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल मिनिस्टर जिसे कहते हैं। 17 देख लेते हैं। अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, ये सही है। सूडान देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य, बिल्कुल अभी न्यूज में ही था, उनके पैरामिलिट्री ट्रूप्स और उसकी आर्मी है उसके बीच जो युद्ध चल रहा है।
और टर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी है। नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर है केवल 2 युग, बी। इसका आंसर क्या है? केवल 2। 17 का आंसर बी है, केवल 2 युग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सुमेर पाइपलाइन यूरोप को जाने वाली फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। ये स्टेटमेंट सही है। कथन 2, सुमेर पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये भी सही है। तो इसका आंसर है ए। 18 का आंसर है ए। हम 20 देखते हैं। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। ये भी सही है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। ये भी सही है। तो 19 का जो है आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन लोकोमोटिव। ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज। अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। ये तो सबसे अधिक मात्रा में चलता है, तो ऑफकोर्स जो है आंसर डी ही होना चाहिए। तो 20 का आंसर डी है। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए हैं? इसका आंसर है जो डी है वो 4 है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित किस भाषा को सम्मिलित करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? देखिए इसमें एक कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तो है ही, कह सकते हैं। ओके, लेकिन मैथिली जो है, ये मैथिली इसमें शामिल नहीं था। मैथिली शामिल नहीं था। सिर्फ इसका आंसर होगा 1 2 3। आंसर होगा 1 2 3। तो 22 का आंसर ये हो जाएगा। 23 का देख लेते हैं। भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सही है। सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, ये तो कांग्रेस से एसोसिएटेड थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, हाँ ये भी सही है। एंड स्वतंत्र पार्टी आचार्य नंदेव, ये नहीं चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा, केवल 2। तो इसका आंसर बी, केवल 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 क में दी गई है। ये सही है। आपात उपवन, ये तो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत सा है। आपात उपवन संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। ये भी सही है। संविधान संशोधन के से संबंधित उपवन संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 और दोनों। चलिए हम भारत 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक विषय है। देख लेते हैं इसको। अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। ये भी देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। निगम का राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय। डी तो नहीं होगा, ये कॉर्पोरेट टैक्स तो सेंटर लगाता है। अंतर्राज्यीय प्रवासन, इंटर स्टेट माइग्रेशन, ये स्टेट का विषय नहीं है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय, ये भी नहीं है। इसका आंसर है सी। 25 का आंसर है सी, अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय। तो आंसर 25 का सी है। ये तो हम कह सकते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ से। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के उच्चतम न्यायालय के निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो इसका आंसर है डी,
इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 21। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए हम एक बार CDS, ये तो न्यूज में ही था, तो CDS के पोस्ट के बारे में एक बार क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं हम लोग। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के कर्तव्यों कौन से हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी सदस्य हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी सदस्य हैं, तो एक सही है। तीनों सेवा प्रधानों सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, एक गलत है, क्योंकि आर्मी के जो तीनों चीफ है उनको ये जो है सैन्य कमान प्रदान करता है, ये नहीं। सभी तीनों सेवाओं ट्राई सर्विस के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं, ये सही है। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख को जो है ये डायरेक्ट जो है आदेश नहीं देते हैं, बस ये जो है डिफेंस मिनिस्टर को जो है सैन्य सलाहकार देते। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल 1 और 3, 27 का आंसर डी हो जाएगा। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सही दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय को उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑपरेशन सद्भावना। तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भावना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आंसर की है तो हम एक बार देख लेंगे इसका। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में कौन सा है? इसका आंसर यही है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन और भारत नहीं होता, क्योंकि चीन का तो सबसे ज्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। तो इसका आंसर है ए, संयुक्त राज्य और कनाडा का। 30 देख लेते हैं, लोकसभा में एथिक्स कमेटी के बारे में। लोकसभा में एथिक्स कमेटी के बारे में। आचार समिति के संबंध में लिखित कथनों में कौन सा सही है? प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी या एक एडॉक जो है कमेटी थी, तो ये सही है। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। अब ये सोच के देखिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? लोकसभा के मेंबर ही लोग मतलब जो है उसको जो है वो गलत ठहरा सकते हैं अनैतिक आचरण के लिए, ये तो कोई नहीं है। अगर आम पब्लिक के साथ भी अगर वो अनैतिक आचरण करता है तो कंप्लेन तो कर सकता है ना। स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। यह समिति किसी ऐसे मामलों में विचार नहीं कर सकता जो न्यायाधीन है, ये ठीक है। तो इसका आंसर 1 और 3 सी है, 30 का आंसर सी है। चलिए हम देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ये भी डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से है, ये भी डायरेक्ट, ये तो न्यूज में ही था ना अभी, वो जो महुआ मोहित्रा कांड हुआ था, तो TMC के जो MP था, तो उसके कारण ये एथिक्स कमेटी चर्चा में था। तो 31 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो ये इसका आंसर है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय पर्यटन फेडरेशन की स्थापना का प्रमाण किया गया था, यह सही है, किया गया था। रक्षा और विदेश मंत्री मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जो हम कह सकते हैं तो जो वायसराय के पास था, इसकी जो कुछ अधिशेष शक्तियां थी वो वायसराय के पास था, तो इसका आंसर है जो केवल 32 का आंसर केवल 1 होगा। एक क्वेश्चन कह सकते हैं टफ की कैटेगरी में है। निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? इसका आंसर है 33 का आंसर है सी, मध्यम व्यायोग। इसका आंसर है मध्यम व्यायोग। टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में ये देख लेते हैं 34 नंबर। संघभूति एक भारतीय कह सकते हैं बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया है, लेकिन बहुत ही टफ क्वेश्चन है।
क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन आप जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चिन्ह किया था कि निम्न किस पर वो भाष्य के लेखक थे। भाष्य मतलब होता है कि वो कमेंट्री होता है वो करते हैं, टीका टिप्पणी कह सकते हैं उसको। इसका जो है आंसर सी है, श्रावस्तिवाद विनय। इसका आंसर सी है, श्रावस्तिवाद विनय। ये सब हार्ड की कैटेगरी, हार्ड क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल की पवित्र मंदिर समूह, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर समूह। प्रयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया है? तो ये करेंट अफेयर्स है 2023 को। तो इसका आंसर है, एक है शांति निकेतन और एक है होयसल का मंदिर। ये दोनों गलत है, इसका आंसर है केवल 2, बी। 36 देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? उसमें परिवर्धन कर सकेगी, परिवर्तन कर सकेंगी, मतलब ऐड करता है या चेंज कर सकता है, या निरसन मतलब या उसे समाप्त ही कर दे, नीचे कुट कर दो। तो इसका आंसर है डी। अनुच्छेद 368 के संसद जो है संविधान के किसी भाग में भी कुछ भी कर सकता है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं 37। निम्नलिखित में देशों पर विचार कीजिए। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। उपर्युक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा हास्यमान जनसंख्या के लिए किया जाता है? तो देखिए, नाइजीरिया का तो कह ही नहीं सकते हैं, वो तो शायद अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा जो इसका ही है जो जन्म दर है। और दक्षिण अफ्रीका भी नहीं कह सकते, इसका भी ठीक ठाक है। इसका आंसर है वो है इटली, जापान और दक्षिण कोरिया। इटली, जापान और दक्षिण कोरिया, 1, 2 और 4। तो इसका आंसर होगा ए, 1, 2 और 4। अगली क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। धन विधेयक आया है, मनी बिल। संसद में धन विधेयक के संबंध में लिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, देख लेते हैं। ये जो है सही है, धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, ये भी कथन सही है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, ये भी सही है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, नहीं, स्वीकार नहीं कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है। तो इसका आंसर है 1, 2, 3। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं में समक्ष रैंक के संदर्भ में सही सम्मिलित है? इसका आंसर है जो है डी, केवल 3। इसका आंसर केवल 3 है। बाद में इसका हम प्रॉपर डिस्कशन, अगर जगह हम डिटेल डिस्कशन करेंगे 1 सप्ताह के बाद या 6 दिन के बाद, डिटेल पूरा जो है सोर्स के साथ करेंगे। अभी तो जस्ट आंसर की डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पूर्वोत्तर परिषद NEC की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्यों को शामिल किया गया है? देख लेते हैं। संगठक राज्य का राज्यपाल, संगठक राज्य का मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामोदित सदस्य और भारत का गृह मंत्री। वैसे तो इसका आंसर 1, 2 और 3 होना ही चाहिए, लेकिन हम कहीं कहीं देखते हैं कि इसमें जो है भारत का गृह मंत्री को भी शामिल कर लिया जाता है, तो
एक डी भी कह सकते हैं। तो इसके आंसर में कन्फ्यूजन है 40 में। 40 का जो आंसर ए या डी हो सकता है, ए या डी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर हम चलिए ए को लेके चलेंगे। चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों को धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? जब आपने वहां से ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे हैं तो उसको कुछ तो बैक करना होगा ना, जो अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो आपका पैसा चुकाएंगे। ट्रेजरी बॉन्ड इसी से तो चलता है कि नहीं हमें यूएस गवर्नमेंट में फेथ है तो हो गया मेरा काम, और जब यूएस गवर्नमेंट डिफॉल्ट हो जाएगा तो मेरा पैसा जितना भी है वो डूब जाएगा। ये तो नहीं हो सकता है। तो कथन जो है एक गलत है। यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त हार्ड परिसंपत्ति द्वारा समर्पित नहीं है, बल्कि सरकार के विश्वास से समर्पित है। क्वेश्चन जो है ये डी है। ये देख लीजिए, यूएसए का जो कहते हैं सॉफ्ट पावर या इकोनॉमिक पावर ये होता है, उसका जो ऋण है कोई भी हार्ड परिसंपत्ति जैसे गोल्ड इस सब से या सिल्वर इस सब से कोई भी जो है जो बैक्ड नहीं है, बस सरकार के जो है वो फेथ में है, उसका ऋण चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कथन एक सही नहीं है, कथन दो सही है। ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक डिफॉल्ट को जोखिम को बढ़ाता है। सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक डिफॉल्ट को ये जोखिम को बढ़ाता है। सिंपल देखिए ना, अगर बहुत सारे आदमी अगर एक ग्रुप बना के और लोन का जो है प्रोसेस करे तो क्या हो सकता है? अगर ज्यादातर आदमी जो है उधार लेता है तो हो सकता है डिफॉल्ट होने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ सकता है ना, तो ये जोखिम को रिस्क को बढ़ाता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है। नंबर 2, सामूहिक ऋण एक नियम राशि एक मुश्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती है। किंतु क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती है। नहीं, क्रेडिट लाइन भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? जब एक साथ आदमी बैठ के सिंडिकेट कह सकते हैं, जो लोन है वो कर सकता है तो वो क्रेडिट लाइन भी दे सकता है। तो इसलिए इसका जो है आंसर सी हो जाएगा। ये दो गलत है। तो 42 का आंसर सी, कथन एक सही है, लिंगु कथन दो सही नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी इधर न्यूज में ही था, डायरेक्ट डिजिटल रुपया या ई रूपी भी आया था। तो ये तो डिजिटल रुपया अलग है, सीबीडीसी है, ये ई रूपी से ये अलग है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय सॉवरेन मुद्रा है, बिल्कुल है सॉवरेन मुद्रा। यह आरबीआई के तुलना पत्र बैलेंस शीट पर देयता के लाइबिलिटी को रूप में दिखाई देता है, बिल्कुल लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि उसे तो जनता इन कैश जो रहता है वो तो जनता का ही है, तो जनता को देना ही होता है, तो इसीलिए उसके यह लाइबिलिटी में दिखाया जाता है, ना कि उसके जो है जो है प्रॉपर्टी में या संपत्ति में एसेट में दिखाया जाता है। स्टेटमेंट 3, यह अपने डिजाइन में ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमा करते नहीं, बिल्कुल नहीं। यह इन्फ्लेशन बैक थोड़ी है कि महंगाई बढ़ जाएगा तो हम आपकी मुद्रा को जो पैसा बढ़ा देंगे, ये नहीं है। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तन है, बिल्कुल है। आपके पास अगर डिजिटल रुपया है तो आप बैंक में जाके उसे अपने हार्ड कैश भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो 1, 2 और 4 है, तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित किस उपनामों से जाना जाता था? ऑप्शन 1 नायुक्त, ऑप्शन 2 शाक्य मुनि, ऑप्शन 3 तथागत। इन नायुक्त के बारे में तो कहीं चर्चा नहीं, लेकिन शाक्य मुनि और तथागत के बारे में 2-3 बुक ऐसे हैं जिसमें चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर है 2 और 3। तो इसका आंसर है बी। 44 का आंसर है बी, 2 और 3। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये जो है ये भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी आप देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन। ये नया फॉर्मेट आया है क्योंकि इसमें पेयर करने के लिए 3 कॉलम दे दिया है और इसमें आपको बताना है। जैसे यही देख लीजिए, पहले देता था ना पुरातात्विक स्थल और राज्य, और आप
को पेयर मैच करने के लिए देता था, लेकिन अब क्या किया है, विवरण भी दे दिया है कि वो किस चीज़ के लिए फेमस। तो ये नया पैटर्न है, ये भी 4-5 क्वेश्चन में या 6-7 क्वेश्चन में आया है। जैसे कि पता था चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा व्यापार बंदरगाह शहर, नहीं ये गलत है। इनाम गांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल, बिल्कुल सही है। हमने जो अपने चैनल पे भी इसकी वीडियो बनाया है, अब उसे देख सकते हैं। मंगडू केरल महापाषाण स्थल, ये भी सही है और ये गलत है। तो इसका आंसर 2 और 3, केवल 2 और 3, तो बी, तो इसका आंसर बी है। ये देख लेते हैं, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। इसे हम कह सकते हैं यह विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य। तो इसका आंसर है केवल ए, 46 का आंसर है केवल ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान में छूट दी गई थी, बिल्कुल नहीं दी गई थी। बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहा तो उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था, ये सही है। तो 47 का आंसर है बी, केवल और केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं 48। उपनिषदों में कोई नीति कथा पैराबल नहीं है, बिल्कुल है। क्यों नहीं है? उपनिषद नीति कथा से ही तो वो आत्मा परमात्मा के बारे में कहता है, जैसे वो अंधविश्वास का विरोध करते हैं, पाखंड का विरोध करता है, तो उसमें तो नीति कथा के माध्यम से ही होगा ना, मतलब कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। तो ये जो है, ये स्टेटमेंट 1 जो है गलत है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, कह सकते हैं पुराणों से पहले हुई थी, तो ये बी, 48 का जो है बी आंसर है, केवल और केवल 2। 49 देख लेते हैं। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है, ये भी कह सकते हैं कि करंट से ही आया था। भारत जैसे अफगानिस्तान को इंपोर्ट करा था भारत ने, अभी जो है वीट पे बैन भी लगाया था एक्सपोर्ट पे, तो न्यूज का ही क्वेश्चन है। चावल और गेहूं निर्यात का आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है, बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर है कौन सा सही है, तो इसका आंसर है केवल 1। चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित कौन सा नवीनतम समावेश है। ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है, ये भी एक थीम ही है कह सकते हैं। तो यूनेस्को सबसे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसका जो है ऑप्शन सी है गरबा नृत्य। हाल में ही इसको जो है शामिल किया यूनेस्को, जो कह सकते हैं इंटरनेशनल कल्चर हेरिटेज होता है उसमें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है। एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, नहीं ये नहीं है। दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या, नहीं 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 ये नहीं। उनसे एक्सपेक्टेड कितना अंतर है ये होता है, जन्म दर घटा मृत्यु दर नहीं। एक महिला की गर्भधारण आयु, चाइल्ड एज के अंत तक उसमें जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या, यही होता है कि एक महिला अपने जो जब तक उसका जो है गर्भधारण आयु है वो तब तक वो कितने बच्चों को जन्म देती है, उसका जो एवरेज है उसे ही हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ देखते हैं। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं, नहीं उठा सकती जी, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए होता है। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियां के धारक बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट। भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल प्रदान कर सकते हैं, क्यों नहीं प्रदान करेगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, केवल 2 और 3। चलिए हम
क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन निधि, पेंशन फंड्स और खुदरा निवेशक, ये तीनों। हाँ, तो इसका आंसर डी, ये तीनों जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कर सकता है। 54 देख लेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, इसमें ही लिखा है एक्सचेंज कर सकते हैं। मोटर वाहन, ये तो वाहन व्हीकल है, तो इसको क्या ही मुद्रा की अदली बदली बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो किससे वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट में माना जाता है? तो इसका आंसर है 1 और 2। मोटर वाहन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी बी नहीं सॉरी 1 और 3, डी हो जाएगा इसका आंसर। 1 और 3, 2 गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि उत्पाद का भंडारण, कृषि उत्पाद का इसमें क्या है? भंडारण है, तो इसीलिए ये द्वितीय नहीं है, तृतीय टर्शरी सेक्टर में आता है। डेयरी फार्म तो प्राइमरी सेक्टर ही है। खनिज की खोज, ये तृतीयक नहीं है, तो प्राइमरी ही है। खनिज एक्सप्लोरेशन जो हम कहते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। और कपड़ा बुनाई ये द्वितीयक, हाँ ये ठीक है। तो इसका जो आंसर केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कृषि अवशिष्ट, मक्का के दाने, अपशिष्ट जल शोधन, अवपंक, कास्ट मिल अपशिष्ट। कास्ट मिल अपशिष्ट में जो होता है वुड मिल का, जहाँ पे लकड़ी की कटाई छटाई होती है, वो होता है। उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमान ईंधन, सस्टेनेबल जो है वो विमान ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है? इसका आंसर है वो जो है सी है। 1 2 3 और 4, चारों से हम जो है सस्टेनेबल जो है फ्यूल विमान सब के लिए बना सकते हैं। 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम लोग। किसान का हल कार्यशील पूंजी, ये कार्यशील पूंजी नहीं है, ये फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि आप इससे लंबे यूज कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के भी यूज सकते हैं, तो इसे फिक्स्ड कैपिटल है। कंप्यूटर जो है यह फिक्स्ड कैपिटल है, स्थिर पूंजी है, तो ये सही है। बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, ये कैसे फिक्स्ड हो सकता है? ये तो कार्यशील पूंजी होगा ना, ये तो वर्किंग कैपिटल होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है, तो बिल्कुल सही है। तो 2 और 4, तो केवल 2। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आवासीय वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क, जैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि भी हम एक ही जो वो कह सकते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट वाला ऐप होता है, उसी से ही हम पेटीएम फोन पे इसका जो है QR स्कैन कर सकते हैं, तो इसे ही हम इंटर ऑपरेबल नेटवर्क कहते हैं। जैसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो आभासीय वर्चुअल वस्तु पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। तो इसका आंसर है मेटावर्स। फेसबुक जो है वो का मेटावर्स जो है लाया है, जैसे वो आँख में जो हम हेलमेट पर देखते हैं वो वर्चुअल रियलिटी टेक, तो वही है। इसका 58 का आंसर सी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं होगी भाई? मिनिमम कैपिटल तो चाहिए ना पूर्ण स्वायत्त बैंक करने के लिए, तो आंसर 1 जो है गलत। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडी के लिए बोर्ड सदस्यों कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए, ये
सही है, तो इसका आंसर केवल 2 होगा, ऑप्शन बी आंसर। 59 का आंसर बी। चलिए हम 60 हम देखते हैं। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएसआर नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। बिल्कुल नहीं मानेगा, वो अपने जो है एम्प्लॉय के लिए कर रहा है, तो उसको हम सीएसआर में कैसे मानेंगे। चलिए ऑप्शन 2 देते हैं। सीएसआर नियम सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करते हैं, करते हैं, ये गलत है, तो इसका आंसर है केवल 1। 61 नंबर देख लेते हैं, ये साइंस टेक से क्वेश्चन है। विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों आरटीजीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर है। आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जाता है, जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है, तो इसका आंसर है जो बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। बृहद तारे वामन तारे की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। वामन तारों की तुलना में बृहद तारों में नाभिकीय प्रक्रिया की दर उच्च होती है, ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है सेट सी है, तो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिनियों को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जैसे उसको एक्सपेंड करता है और जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो इसका आंसर होगा ए नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड होगा इसका आंसर। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ नारकोटिक्स की पहचान, वर्षण का मॉनिटरिंग, जैसे वर्षा कब होगा, कितना होगा, ये 1 साल में कितना हुआ, इसे पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, ट्रैकिंग होता है जो एनिमल का माइग्रेशन का, निम्नलिखित में से कितने गतिविधियों में रडार का प्रयोग किया जा सकता है। रडार का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका जो है स्टेटमेंट 1 मान सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक तो यूज में नहीं दिखा है रडार का उपयोग, जो हम नारकोटिक्स की पहचान के लिए रडार का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका आंसर है जो 2 और 3 होगा, तो कह सकते हैं कि केवल 2 मान के चलता, तो डी तो नहीं, सी या बी में कुछ कंफ्यूजन, लेकिन ज़्यादातर हम बी मान के चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 तक देखते हैं। निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, MiG-29, तेजस MQ-1 उपयुक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। कोई नहीं, तब ये तो 4.5 ही है, 4.5 वर्जन का ही है, इसलिए इसका जो है कोई आंसर नहीं होगा। चलिए हम देख लेते हैं 66 में। किन में हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है। रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी ऑफ कोर्स होता है। चल वातानुकूलित प्रणाली, इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इसमें तो अलग ही लेवल का है, जैसे उसमें लिखा है मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, ये भी है, और औद्योगिक स्नेहों का विरचन, इसका इंग्लिश है प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, ये तीनों हैं, तो इसका आंसर डी है। आप लोग भी इंग्लिश पढ़ने का थोड़ा जो है प्रैक्टिस करिए, हिंदी में से थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा समझ में आता है अगर आप लोग पढ़ेंगे तो। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। क्या कहते हैं इसमें, हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन, तो इसमें क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 67 का आंसर डी।
हाल में ही पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? 68 में कहता है पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। इसका जो है आंसर सी है, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण, लॉन्ग टाइम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो इसका ही यही कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है आंसर है 68। 16 देखते हैं, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है? सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, तो सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियां, औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियां, टीका वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियां, और एक है अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां। इसका आंसर जो है डी है, 69 का आंसर डी है। इसका जो है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का उपयोग होता है अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां, जल जो जितना दूषित है उसको जो है रिफाइन करने में किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संस्पर्शकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व, ये कहते हैं ना, इंग्लिश को देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में कोलैटरल है, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है? तो ये है फाइनेंशियल मार्केट, मुद्रा बाजार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, सिकोडा या साइकोडा, मुंड तो फुदक, फॉग हॉपर, ताल विसर्पी, और देखिए आप सिकाडा ना सुनिए, पॉड ना सुनिए, ये जो है फ्रॉग हॉपर, आप एक तो नाम सुनेंगे ना, ग्रास हॉपर, जो कहते हैं उसको अकपोरा टाइप का होता है जो ग्रास पे रहता है वो, तो इंसेक्ट्स ही है ना, तो ये जो 71 का आंसर सी होगा, मतलब कॉमन सेंस, ग्रास हॉपर से फ्रॉग हॉपर, तो ये कह सकते हैं, तो इसलिए 71 का जो आंसर सी, ये तीनों जो है वो कीट है। क्वेश्चन 72 देख लेते हैं, कथन 1, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है, ये कथन सही है। अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक उपयोग होता है, ये भी सही है। तो कथन इसका आंसर ए है, कथन 1 और कथन दोनों सही है, अथवा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, सही है। 73 देख लेते हैं, ब्राजील का इंड्री, इंडोनेशिया एल्क, मेडागास्कर बेनेबो। देखिए ये ना, इसको ना उल्टा कर दिया है, जैसे ये जो इंड्रीज है, इंड्रीज ये मेडागास्कर की है, इल्क्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, इर्थ जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, इंडोनेशिया में नहीं पाया जाता। और जो बिनोबो है ये कॉन्गो में पाया जाता है, तो इसलिए ये कोई भी मैच नहीं है, तो इसका आंसर डी है, ये तीनों मैच्ड नहीं है, एक क्रॉस कर दिया गया। 74 देख लेते हैं, विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है, ये स्टेटमेंट गलत है। वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज संगठन की पहल है। हाँ ये सही है। इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकास देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है, ये नहीं है। ये सजेशन देता है, जो गाइडेंस करता है, लेकिन वो फंड जारी नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो 74 का आंसर है ए, केवल और केवल 2। चलिए हम इन्वायरमेंट से ही क्वेश्चन है, और लायन सबसे तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही जाता है, तो हमें थोड़ा इसमें डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता होती है। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, स्टेटमेंट सही है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता धारता नहीं है, बिल्कुल चीता रोड नहीं करता है। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चीट द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करती है,
ये जो है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही वितरण है? ये इनिशिएटिव सब जो है हमें वर्ल्ड, जैसे ये जो 100 मिलियन किसानों का ये WEIF के इनिशिएटिव से लिया गया है। तो इसका आंसर है डायरेक्ट ए ही है, इस सबको क्या ही पढ़े। तो यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जन प्रणालियों के और संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की उत्थानशीलता में वृद्धि करना है, उसको जो है इनकम बढ़ाना है, कैसे वो अपने कृषि को सस्टेनेबल कृषि की तरफ ले जाए या जीरो कार्बन जो एग्रीकल्चर होता है उसके तरफ ले जाए। तो इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप और प्रकाश वोल्टीय यूनिट उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन है? डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्सेस है। तो इसका आंसर है डी, तभी चारों जो को हम ऊर्जा को हम वितरित कर सकते हैं। 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है? यह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। ये देखिए एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। इसका आंसर तो ऐसे मैंने एक जगह देखा तो महुआ भी था और एक जगह देखा तो अंजीर भी है। तो ज़्यादा उम्मीद हम अंजीर के साथ लेकर चलेंगे, लेकिन कह सकते हैं कन्फ्यूजन के दौर में तो ए और बी UPSC का ऑफिशियल आंसर आने के बाद ही कह सकते हैं। तो इसका आंसर अभी तक आप मान के चले कि ए ही ज़्यादा सुटेबल है। 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य, मंडूक, मेढक, बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉग कितने विषाक्त जातियां हैं? इसमें से जो जितने भी जातियां हैं इसके जो सारे फैमिली कह सकते हैं या सारे जो जितने भी इनके स्पीसीज है सबको तो मतलब लैब में टेस्ट नहीं किया गया है कि कोई विषाक्त है या नहीं। तो तीनों का तीनों विषाक्त हो सकते हैं ना, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। तो इसका आंसर है वो सी हो जाएगा, सभी तीनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काजू, पपीता, रक्त चंदन उपर्युक्तों से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं? तो आंसर इसका है रक्त चंदन। आंसर है इसका केवल और केवल एक, 3। सिर्फ और सिर्फ कैस जो है क्या कह सकते हैं, रक्त चंदन जो है रेड सैंडर्स, वही सिर्फ और सिर्फ भारत का जो है स्थानीय वृक्ष है, देशीय वृक्ष। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार कीजिए जिसे हम एयरपोर्ट कहते हैं। तो डोनी पोलो विमानपत्तन, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हाल में ही किनका निर्माण नवीन ग्रीन फील्ड परियोजना के रूप में किया गया है? तो इसका आंसर है 1 और 2। ये है इसका आंसर, केवल 1 और 2। तो इसका आंसर 81 का आंसर ए है। 82 देख लेते हैं। जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, बिल्कुल सही है। ध्रुवों पे इसका प्रतिशत अधिकतम है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ध्रुव पे जो है पूरा का पूरा बर्फ जमा है तो वहां पे तो वाष्प ज्यादा बनता ही नहीं होगा। तो कैसे कर सकते हैं कि ध्रुवों पर जो इसका प्रतिशत अधिकतम होगा? ये तो आप ऐसे कि ज्योग्राफी का बेसिक सही है। तो इसका आंसर है जो केवल ए हो जाएगा, 2 गलत है। 83 देख लेते हैं। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज के निम्न है। जो इनका जो है वार्षिक और दैनिक सीमा जो होता है, जैसे कि डे का और ईयरली जो होता है, इसका जो टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो लो होता है। वर्ष भर वर्षन होता है, साल भर वर्षा होती है। वर्षन में भिन्नता 50 से 250 सेंटीमीटर होती है। तो किस प्रकार की जलवायु है? तो ये जो है हम कह सकते हैं किस प्रकार की जलवायु है।
यह है मरीन वेस्ट समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, जिसे मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट भी कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। ट्रेस का आंसर डी है। 84 देख लेते हैं हम लोग। यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। इसको हमें देखना है। कोरियोलिस बल, ये तो जो है बेसिक जो है ज्योग्राफी से आया है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा के इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। तो ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर जो है सी है, 1 और 2 दोनों। 84 का आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। 85 का देख लीजिए। 21 जून को प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में किस अक्षांश किन अक्षांशों 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश इन अक्षांशों पर 12 घंटे में से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। ऑप्शन 1 में है भूमध्य रेखा, 2 में कर्क रेखा, 3 मकर रेखा, 4 में उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। इसका आंसर जो है वो कर्क रेखा है, 12 वर्ष से ज्यादा होता है, और इसमें भी 12 वर्ष से ज्यादा होता है। तो इसका आंसर है डी, 2 और 4। ये गलत है और ये गलत है, 2 और 4 है। 86 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है। उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतर को द्योतित करता है। तो इसका आंसर है बी, कांगो वेशिंट। इसका आंसर है बी, कांगो वेशिंट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लुओरोएथिल और पॉलीफ्लुओरोएथिल पदार्थ PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टैंडर्ड 1 कहता है PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों के व्यापक प्रयोग जाते हैं। सही है। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नलिखित नहीं होते हैं। सही है। PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर डी होगा, 1, 2, 3। 88 देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैराबिड बीटल्स का अंतर सेंटीपीड्स, मक्खियां, दीमक और बर्ड।
वास्प्स। उपरोक्त जीवों में से कितने प्रकार में परजीवी जातियां पैराटिसाइड स्पीसीज पाए जाते हैं? पैराटिसाइड स्पीसीज उसे कहते हैं जो अपने अंडे को किसी दूसरे के घोंसले में डाल के पालन करता है। इसका आंसर है केवल 3। ये वास्प है, मक्खियां हैं, और कह सकते हैं जो एक कैविड बीटल्स, ये जो है एक ये। तो इसका आंसर है 1, 3 और 5। ये गलत है, ये गलत है। 1, 3 और 5, तो इसका आंसर है केवल 3। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, फुलथी, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन। उपरोक्त में से कितने मटर फूल फैमिली के हैं? मटर फूल मतलब मटर फूल में से कह सकते हैं कि किसमें जो है वो बिच्छी टाइप का होता है, मटर का जो बीन होता है उस टाइप का होता है। तो मूंगफली में भी होता है, ये मूंगफली भी बीन के अंदर में रहता है, मटर या हॉर्स ग्राम भी रहता है, और सोया बीन भी रहता है। तो इसका आंसर है सी, सभी 3। 90 देख लेते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल सही है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, नहीं, ये गलत है, ये रक्त नहीं पीता है। तो कथन 1 जो है सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। ये जो है फ्रूट्स पे ज्यादातर निर्भर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, नहीं, गलत है। ये जो है रिटर्निंग जो रहता है ना, आउट गोइंग कह सकते हैं, आउट गोइंग रेडिएशन से ज्यादा गर्म होता है वायुमंडल, न कि इनकमिंग से। तो स्टेटमेंट 1 गलत। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं, अच्छे अवशोषक हैं। तो इसका आंसर जो है ये जो है कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। तो 91 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम 92 देखते हैं। कथन 1, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। हाँ, ये सही है। भूमध्य रेखा इक्वेटर प्रबल संबंधीय द्वारा उष्माओं को अधिक ऊंचाई तक ले जा सकता है, ये भी सही है। कथन 1 और कथन दोनों सही है, और कथन 2 जो है कथन 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आंसर ए होगा। चलिए हम देख लेते हैं। ये तो बेसिक ज्वालामुखी से है। निम्नलिखित विचारों पर कीजिए। ज्वल खंडाश्मी, पायरोक्लास्ट मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों से उत्पाद हैं? तो इसका आंसर है सभी 4। 94 देख लेते हैं। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्र, ये भी ज्योग्राफी से है, बेसिक जो एनसीईआरटी से ही है। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। शीत महासागरीय धाराओं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर की शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। अभी क्या कर देते हैं, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। ये कह रहा है उत्तर, ये गलत है और ये सही है। तो इसका आंसर केवल और केवल ये होना चाहिए। एक देख लेते हैं हम लोग। कौन सा देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक से विख्यात है? तो इसका आंसर सी है, कोटे डी आइवर, जैसे आइवरी कोस्ट भी कह सकते हैं, और घाना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बनाती है? जो भी बेसिक ज्योग्राफी से ही है और प्रवाह तंत्र इंडियन का जो है वो नदी से है। तो इसका आंसर है बी, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। 97 देखिए। चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। हाँ है।
वर्षा जल के घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। हाँ, कुछ अंशतः होता है, नहीं तो नहीं कह सकता। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा कथन दोनों एक की व्याख्या करती है। तो ऑप्शन ए 97 का आंसर ए है, ये सही है। चलिए हम देख लेते हैं 98। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। उपरोक्त में से कितने देश की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। इसका आंसर है बी, ओनली 2। और आंसर है जर्मनी और नॉर्वे। जर्मनी और नॉर्वे, फिनलैंड नहीं लगता है, और रूस तो बहुत ही दूर हो जाती है। इसका आंसर है बी, केवल और केवल 2। 99 देख लेते हैं। धुआंधार। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। वही पहले ही बताए थे कि इस बार जो है नया इंट्रोड्यूस किया है। जलप्रपात, क्षेत्र और नदी। धुआंधार, मालवा, नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे तो है, लेकिन वो मालवा रीजन में नहीं है, तो इसलिए गलत। कुंडरू छोटा नागपुर में है, स्वर्णरेखा पे भी है, ये भी सही है, ये सही है। गोरसप्पा पश्चिमी घाट नेत्रवती, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल और केवल एक। ये देख लेते हैं 100। मध्य एशिया वोसेज वलित पर्वत, ये गलत है। यूरोप आल्प्स ब्लॉक पर्वत, नहीं, ये ब्लॉक पर्वत नहीं है, फोल्ड माउंटेन है। उत्तरी अमेरिका ऑपलेशन वलित पर्वत, ये सही है। एंड दक्षिण अमेरिका एंडीज वलित पर्वत, ये भी सही है। तो इसका भी आंसर बी, केवल और केवल 2 है। हम देखते हैं कि ज्योग्राफी से भी ज़्यादा क्वेश्चन था, और ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है इजी था। हम 2-3 दिन के बाद इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो हम लेके आएंगे। इसका लेक्चर है जो और सोर्स के साथ, डिटेल के साथ, कि कौन सी किताब से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, और चैप्टर वाइज, या कह सकते हैं कि वहाँ कहाँ से स्टेटमेंट उठाया गया था, उसके साथ ऑल डिटेल्स के साथ हम लाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए हम इसी के साथ वीडियो की समाप्ति कर सकते हैं।